नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीने से एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए हर दिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बना के लाते हैं। क्या पता इन जो क्लासेज हैं, इन क्लासों में आपके लिए कोई ना कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपका सिलेक्शन करवा सके। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप करना ना भूलें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जल्दी लगी रहती है कि थोड़ा छोड़ते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं। तो ये जो खामी है, ये आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि कोई भी वीडियोस हो, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट हो, उसको स्किप करके ना देखें। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फास्टली देखते हैं, फास्ट भी ना देखें। जो वीडियो चल रहा है उसको धीरे धीरे देखें, आराम से, जो याद हो रहा है उसको याद करें। तो ध्यान रखना, ये जेट, BHU, AO, AO और राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह जो वैकेंसियां जो हैं, उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो में निरंतर बने रहें, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करेंगे MCQs के फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, वो देखिएगा। MCQs के फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। पहला जो पर्सन है, केथली किस फल की किस्म है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डायरेक्टली आज आंसर देखने को मिलेंगे इसमें। तो हम आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको आंसर दिखेंगे इस स्लाइड के ऊपर। तो पहला जो प्रश्न है, केतली जो वैरायटी है वो किस 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 फल की मानी जाती है? पहला है सीताफल, दूसरा है अनार, तीसरा है बेर और चौथा है बेल। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बेर। क्या होगा? बेर। जिजिपस मोरेसियाना, जिजिपस रोटेंडिफोलिया भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है। बेर की बात करें, बेर का उत्पत्ति स्थान की बात करें, बेर का उत्पत्ति स्थान चीन है। बेर के अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो 48 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चतुर्गुणित होता है, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बेर को क्या कहते हैं? गरीबों का फल कहते हैं। पुअर मैंस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? इस बेर को ही शुष्क फलों का राजा कहते हैं। चाइनीज डेट भी बेर को ही कहते हैं। स्वदेशी फल के नाम से यदि बात करें तो बेर को ही कहते हैं। यदि एग्जाम के अंदर स्वदेशी फल के नाम से, स्वदेशी फल कौन सा है, तो वो बेर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वनस्पति नाम की बात करें तो जिजिपस मोरेसियाना, जिजिपस मोरेसियाना। और इसकी जो कुल होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, रेमनेसी। रेमनेसी इसकी फैमिली होती है। मैं आपको फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इसकी जो फैमिली होती है रेमनेसी फैमिली का होता है। और इसका 4n बराबर चतुर्गुणित होता है, तो 4n बराबर 48 गुणसूत्रों की मात्रा इसमें पाई जाती है। और बेर की बात करें, उद्गम स्थल चाइना है। फल प्रकार इज वेरी इंपॉर्टेंट है बेर के अंदर। फल प्रकार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ड्रुप प्रकार का इसका फल प्रकार पाया जाता है। पुष्प क्रम की बात करें तो वेसिकल होता है। और बेर एक ऐसा फल है जो नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। कैसे नॉन क्लाइमेट्रिक क्यों है? एक बार तोड़ने के बाद इसको पकाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन सीताफल एक क्लाइमेट्रिक फल है। सीताफल को हम तोड़ने के बाद पका सकते हैं, लेकिन अनार जो है नॉन क्लाइमेट्रिक है। अनार को भी हम तोड़ने के बाद पका नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से मूली की कौन सी किस्म मार्च से अगस्त तक के काल में बुआई हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन में है पूसा हिमानी, दूसरा है पूसा देसी, तीसरा है पूसा रेशमी, चौथा है पूसा चेतकी। तो आपको दिख रहा होगा आंसर इसका क्या होगा? पूसा चेतकी। पूसा चेतकी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा, कसूरी मेथी का वानस्पतिक नाम क्या है? कसूरी मेथी का वानस्पतिक नाम आपको दिख रहा होगा आंसर में, क्या होता है? ट्राइकोनेला कार्निकुलाटा। और जो देसी हमारी जो साधारण जो मेथी होती है उसका साधारण नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्राइकोनेला फोइकम ग्रेकम, ट्राइकोनेला फोइकम ग्रेकम। जो मेथी होती है, एक इसकी फैमिली की बात करें तो फाबेसी फैमिली की होती है मेथी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, GC4 जो एक किस्म है, जो एक वैरायटी है, वो किसकी है? सौंफ की है या धनिया की है या हल्दी की है या जीरा की है? सबसे पहले हम बात करेंगे सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सौंफ का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है? कमेंट में जरूर लिखना, सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट में जरूर आपको इनके वानस्पति नाम, बोटनिकल नेम आपको कमेंट में लिखने हैं। सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, धनिया का नाम क्या होता है, हल्दी का नाम क्या होता है, जीरा का नाम आपको मैं बता देता हूँ, क्यूमिनम साइमिनम। क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, तो इसमें GC4 जो होती है वैरायटी, वो किसकी है? जीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवा जो क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। अभी देखो जो प्रारूप है, जो क्वेश्चन आने का जो एग्जाम के अंदर प्रारूप है वो चेंज हो गया थोड़ा। अब क्वेश्चन ऐसे आने लग गए
कि आपको मिलान कीजिए, यानी फर्स्ट सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो ध्यान रखना, पहला जो इसमें डाला है आम्रपाली, एक किस्म है आम की, ठीक है। तो इसके लिए डिस्टेंस की बात करें, जो दूरी की बात करें, पौधरोपण की दूरी की बात करें, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो कितनी होती है। तो आम्रपाली के अंदर बात करेंगे, आम्रपाली देखो, आम्रपाली के लिए इसमें चाहिए, आम्रपाली की देखो, इसमें मैं मिलान कर देता हूं एक बार। आम्रपाली की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2.5 × 2.5 मीटर, कितनी होती है, 2.5 × 2.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पूसा नन्ना किस्म किसकी है, पपीता की। पपीता की उन्नत किस्म मानी जाती है पूसा नन्ना। और पूसा नन्ना की जो आपसी दूरी होगी वो कितनी होगी, 1.25 से 1.25 मीटर होती है। केला की बात करेंगे तो केला की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, केला की डिस्टेंस आप जानते होंगे कितनी होती है, 2 × 2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2 × 2 मीटर। तो इसका 2 × 2 मीटर का आसपास का देखो कहाँ से है, ये रहा 1.8 × 1.8 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनार की बात करिए, अनार को आपको सबको पता होगा, अनार की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कितनी होती है, 5 × 5 मीटर, कितनी होती है, 5 × 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 5 × 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आगे चलते हैं हम। छठा जो क्वेश्चन है, वायु रोधक वृक्ष जिसको कहते हैं विंड ब्रेक, इंग्लिश में थोड़ा टर्म को याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी वर्डों को नहीं देखकर विंड ब्रेक पूछ लेता है, सीधा विंड, हिंदी में लिखेगा विंड ब्रेक क्या होता है और इंग्लिश में लिखेगा विंड ब्रेक, ठीक है। तो आप विंड ब्रेक किसे कहते हैं, वायु रोधक वृक्ष को, वायु रोधक को आप याद रखना, विंड ब्रेक, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको टर्म याद होने चाहिए। तो विंड ब्रेक हमेशा बगीचे जो होते हैं उनके उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता वृक्षों से संबंध के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो विंड ब्रेक लगाए जाते हैं, जो वायु रोधक वृक्ष लगाए जाते हैं, उत्तर से पश्चिम दिशा में लगाते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज गलत मानी गई है। तो पहला, तेज बढ़वार होना चाहिए। यदि आप विंड ब्रेक लगाते हैं, वायु रोधक वृक्ष लगाते हैं, तो तेज बढ़वार वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है सूखा सहनशील, ड्रोट रेजिस्टेंस होना चाहिए, सूखा सहनशील होना चाहिए। वो आसान रोपण, दीर्घ आयु का, लॉन्ग उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए। लेकिन बचाव के समय पत्ते झड़ना, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये इसमें राइट आंसर क्या होगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा कि इसके संबंध में ये गलत है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो विंड ब्रेक लगाए जाते हैं, जो वायु रोधक वृक्ष लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा किस दिशा में लगाते हैं, ध्यान रखना उत्तर पश्चिम दिशा में, इसको याद रखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां जो क्वेश्चन है, पौध, ठीक है, पौध सैंपलिंग को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, यानी पौधे को नर्सरी से खेत में लगाने की जो क्रिया होती है, किसमें, पौध प्रतिरोपण कहलाती है, ठीक है, जिसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। और वो पूछ रहा है कि पपीते के पौधों को प्रतिरोपित करने की उपयुक्त उम्र क्या होती है। तो ध्यान रखना, सबसे कम जो उम्र होती है वो पपीते की होती है, 1.5 से 2 माह में तो पपीते के पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस लगाने की जो क्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने की जो क्रिया होती है, उसको प्रिकिंग कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सरी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिकिंग की क्रिया, ओके। तो पपीता का जो पौधा होता है 1.5 से 2 माह में तैयार हो जाता है और 2 माह में ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पौधरोपण कर दिया जाता है। पपीता का वानस्पति नाम केरी का पपाया होता है, इसको रट लेना, केरिकेसिस का कुल होता है। और पपीता से क्या प्राप्त होता है, पपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पपेन प्राप्त होता है, जो किसके रूप में काम में लिया जाता है, उसको सुखाकर उसकी प्रोटीन बनाकर के च्युइंगम बनाने के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो पपीता का जो पौधा होता है कम समय के अंदर ये तैयार होने वाला है। और पपीता का जो प्रवर्धन होता है, ध्यान रखना, प्रोपोगेशन इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। पपीता का प्रोपोगेशन होता है सिर्फ और सिर्फ सीड से, सिर्फ और सिर्फ सीड या बीज से इसका प्रवर्धन होता है। और पपीते के लिए आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो अभी होगी 2 × 2 मीटर इसकी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 2 × 2 या 3 × 3 मीटर इसकी डिस्टेंस पपीता के लिए चाहिए। और हम इसको क्या कर सकते हैं, और हम इसको पपीता को पपेन प्राप्त करके और इसका यूज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बड़ा रोल माना जाता है पपीता का। तो पपीता वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से
बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की नहीं है? बुलनोज नहीं है, या येलो वंडर नहीं है, या स्वीट बनाना नहीं है, पूसा ज्वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, पूसा ज्वाला नहीं है। पूसा ज्वाला शिमला मिर्च की उन्नत किस्म नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्वीट पेपर वेराइटी? ठीक है, तो स्वीट पेपर की वेराइटी कौन सी नहीं है? पूसा ज्वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर इसका जो सेंटर है वो बना हुआ है, बीकानेर के अंदर इसका सेंटर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो हमारी बात करें CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? हमारे बीकानेर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो बीकानेर में इसका क्या है? शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10वां जो क्वेश्चन है, मूंगफली में हरित हीनता का कारण क्या है? तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, सल्फर की डिफिशियंसी, तीनों इसके कारक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एराकिस हाइपोजिया होता है। मूंगफली का नाम एराकिस हाइपोजिया साइंटिफिक नेम होता है। इसका कुल फाबेसिया लेगुमिनेसी कुल का होता है और इसके अंदर एक मुख्य बीमारी लगती है जिसका नाम है मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग इसका बहुत ही नुकसानदायक इसमें बीमारी लगती है। ठीक है। 11वां जो क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस के फूल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में स्पाइक है, स्थूलमंजरी, गुच्छा, या कैपिटोलम है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पाइक राइट आंसर होगा। 12वां जो क्वेश्चन है, सिरका की कितनी मात्रा का उपयोग परीक्षण में किया जाता है? परीक्षण हेतु सिरका की कितने मात्रा का प्रयोग करेंगे? परीक्षण मतलब प्रिजर्वेटिव है ना। ठीक है, प्रिजर्वेशन के अंदर सिरका की कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 से 3% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां जो क्वेश्चन है, राजस्थान में खजूर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेनी है कि ध्यान रखना, गंडोरा कीमरी अवस्था एक ऐसी होती है जिसको राजस्थान में खजूर की इस अवस्था में जो डेट होती हैं उनको तोड़ा जाता है। खजूर के फ्रूट को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीरोकोला आइसोक्रेट्स इसका फल किसका फल कीट माना जाता है? ध्यान रखना, ये एक प्रमुख कीट है पोमोग्रेनेट का। पोमोग्रेनेट मिस होता है अनार का। अनार का सबसे मुख्य जो कीट होता है वीरोकोला आइसोक्रेट्स माना जाता है। इसी कारण हम ध्यान रखना, अनार के जो फल होते हैं उनको पॉलीथीन या किसी पॉलीथीन से बचाव करते हैं, कागज से करते हैं। ठीक है, इन सब से इनको कवर से हम उनको चढ़ा देते हैं, कवर के ऊपर इनको ये कवर जो होते हैं ये अनार के ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं ताकि ये वीरोकोला आइसोक्रेट्स कीट ना लगे। ठीक है, ये क्या करता है? ये कीट फलों के अंदर जाके फलों का जो दाना होता है उसको बिल्कुल खा करके खोखला कर देता है, इसलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर कवर बनाने का काम करते हैं। तो दोबारा मैं इसको रिपीट करवा, 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीरोकोला आइसोक्रेट्स किसका फल कीट माना जाता है? तो अनार का ये प्रमुख कीट माना जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? तो कमेंट करना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 15वां जो क्वेश्चन है आपके लिए, गेहूं में प्रथम सिंचाई कितने दिनों बाद की जाती है? गेहूं में प्रथम सिंचाई ध्यान रखना 21 दिन बाद की जाती है, जिसको CRI अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल स्टेज होती है गेहूं की प्रथम सिंचाई अवस्था 21 दिन बाद आती है। 21 दिन बाद इसको पानी चाहिए, तो प्रथम पानी चाहिए। गेहूं में लगभग मुख्यतः 6 सिंचाई होती है। तो पहली सिंचाई CRI अवस्था में होती है जिसको कहते हैं शीर्ष जड़ जमाव अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 दिन बाद इसको सिंचाई की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 जो क्वेश्चन है, किस खरपतवार के कारण मनुष्य में एलर्जी, दमा, अस्थमा, चर्म रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गाजर घास होगा। क्या होगा? गाजर घास होगा। गाजर घास को क्या कहते हैं? पार्थेनियम कहते हैं। गाजर घास को पार्थेनियम कहते हैं, कांग्रेस घास कहते हैं, गाजर घास कहते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ध्यान रखना, इसी पार्थेनियम के कारण मनुष्य के अंदर एलर्जी जैसी बीमारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो गाजर घास एक बहुत ही भयानक वीड माना जाता है। ठीक है, तो गाजर घास जहां दिखे उसको उखाड़ कर हम क्या करते हैं? उसको जला दो या तो नष्ट कर दो उसको पूरी तरह से, ताकि ये दूसरे खेतों में ना फैले और इसके संपर्क में मनुष्य जो आता है तो इसमें एलर्जी, दमा, अस्थमा जैसी समस्याओं का शिकार हो जाता है।
17वां जो क्वेश्चन है, अधिक जल मांग वाली फसलों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कमेंट में जरूर लिखना इसमें आंसर कौन सा होगा। इसमें मेरे अनुसार जो आंसर होगा, राइट आंसर, इसमें क्यारी विधि आएगी, क्योंकि जो पहली विधि जो होती है वो कौन सी होती है, प्लावन विधि होती है, बाढ़ विधि होती है, जिसमें पानी जो होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो क्यारी विधि इसका राइट आंसर है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की जो मात्रा है वो किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, जेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्टोमीटर होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टोमीटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को कहते हैं TSS के नाम से भी जाना जाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। 19वां जो क्वेश्चन है, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, कितनी होती है, पहले तो ये देखिए। और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा किससे ज्ञात करेंगे, पीजोमीटर से करेंगे। कितनी मात्रा होती है, 65% होती है। जेट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए। और जेली जो होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है, किससे बनाई जाती है, अमरूद से बनाई जाती है, सीडियम गावा जावा से बनाई जाती है। और सीडियम जो गावा जावा होता है इसको कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, मिर्टेसी कुल माना जाता है। ठीक है, तो अमरूद के अंदर सर्वाधिक विटामिन सी, यदि विटामिन की बात करें तो कौन सी पाई जाती है, विटामिन सी सर्वाधिक पाई जाती है, किसमें अंदर, अमरूद के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी के अंदर पाई जाती है। बारबेडोस चेरी के अलावा किसमें पाई जाती है, विटामिन सी आंवले में पाई जाती है। आंवले के बाद में किसमें पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है, फिर नींबू वर्गीय फलों में। तो इस प्रकार हम देखने को मिलेगी विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है। तो जेली में 65%, जेम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो 68% की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 20वां लास्ट है अपना MCQs का लास्ट जो क्वेश्चन है 20वां, ये जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है तो 65 से 68% यानी 68% होगी। तो ध्यान रखना, रेंज दी हुई है। जेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, 48 से 50%, 18 से 20%, 65 से 68, 40 से 42। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 65 से 68% जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो आज का जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और जेट की जो तैयारी करेंगे, अभी तो उनकी 12th की एग्जाम लग के, बस जेट की जो तुरंत एग्जाम की अभी तैयारी करेंगे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। बाकी डबल एओ में भी ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, ये मेरा अनुभव है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यही हुआ है, इजी क्वेश्चन थे, गलत हो गए। जो अच्छी तैयारी करने वाले लड़के थे उनके जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हुए हैं। अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 4 फरवरी 2024 को जो एग्जाम लगी है उसके अंदर भी यही हुआ है कि इजी क्वेश्चन जल्दी गलत होते हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लो इस बात को। तो हमारे को क्या करना है, पहले इजी क्वेश्चन जो है उनको सही ढंग से तैयार करना है, तभी हमारे जो हार्ड क्वेश्चन है उन तक हम पहुंचेंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।